हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रदीप यादव पर। हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करेगा और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन ध्यान पूर्वक रीड करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ ज्ञात करिएगा। तो अब एक बात बताइएगा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है, तो आप जानते हैं पहले वस्तु बेची नहीं जाती, पहले वस्तु खरीदी जाती है। तो हमने माना कितने में खरीदी गई थी वस्तु, एक्स रुपए में खरीदी गई थी, और उस वस्तु को कितने में बेचा गया था, 22 रुपए में बेचा गया था। लेकिन वह कहता है जितने में बेचा गया था उसको कितना गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए। तो इस समय वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 3y होगा। तो पहले जो लाभ होता था उस लाभ का कितना गुना लाभ होने लगेगा, 5 गुना लाभ होने लगेगा। तो बताइए लाभ कितना होगा, पहला बाई माइनस के एक्स होगा। लेकिन आज वही वस्तु है कितने में बेची जाती है, 3y में। तो यहां पर लाभ कितना होगा, 3y माइनस के एक्स होगा। तो पहले वाला लाभ कितना था, बाई माइनस के एक्स था, और बाद वाला लाभ कितना था, 3y माइनस के एक्स था। तो ये वाला लाभ पहले के लाभ से कितना गुना है, 5 गुना है। तो दोनों को बराबर करना है, तो इसमें हम किससे गुणा कर लेंगे, 5 से गुणा करेंगे। जैसे ही हम 5 से गुणा करते हैं तो यहाँ कितना आ जाता है, 5y माइनस के 5x, और बराबर कितने के हो जाता है, 3y माइनस के x हो जाता है। तो y को y की तरफ ले आइए और x को x की तरफ ले जाइए। तो इधर ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाता है, इधर ये प्लस का है तो इधर जाकर माइनस होगा। तो यहाँ क्या आएगा, 2y बराबर कितने के हो जाएगा, 4x के हो जाता है। तो y बटे x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4/2 हो जाती है। तो बताइए 2 से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है, 2/1 हो जाती है। इसका मतलब वस्तु को खरीदा कितने में गया है, 1 में। तो वस्तु को बेचा कितने में गया है, तो आप कहेंगे 2 में। तो खरीदा कितने में है, 1 में। तो बेचा कितने में गया है, 2 में। तो लाभ कितने का हुआ है, 1 का। और किस पर लाभ होता है, सीपी पर लाभ होता है, 1 पर लाभ हुआ है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, 100% होगा, और यही हमारा आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सबसे ज्यादा आता है, तो कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, एक्स 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है और वह मरम्मत पर 6,000 रुपए खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ ज्ञात करिएगा। ये प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो बताइए कितने रुपए का खरीदा था, 42,000 रुपए का खरीदा था, प्लस 6,000 रुपए उस पर मरम्मत पर खर्च किए गए। तो हम कह सकते हैं टोटल वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाता है स्कूटर का, 48,000 रुपए हो जाता है। तो ये क्या है, उसका खरीदने वाला मूल्य है। लेकिन उस स्कूटर को कितने में बेचा जाता है, 54,000 में बेचा जाता है। तो स्कूटर का सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 54,000 रुपए है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, तो हम इसको घटा लेते हैं। तो अब बताइए कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 6,000 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। और आप जानते हैं लाभ सदा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, सीपी पर होता है। तो सीपी कितना है इसका, 48,000 है। अब परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किससे कर देते हैं, हम 100 से गुणा करते हैं। देखिएगा 3 जीरो से 3 जीरो कट जाते हैं, इससे हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1/8 गुणा 100। तो 100 का 1/8 कितने के बराबर होता है, 12.5% के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, 12.5% होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, कर सकते हैं। कितना आंसर हो जाता है इसका, 12.5% इसका हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत कीमत पर बेची गई। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपए थी। शेष वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ और हानि नहीं हुई हो। तो बताइएगा 18 वस्तुएं थी और 18 वस्तु का 15 रुपए प्रति वस्तु विक्रय मूल्य था। तो ये क्या है, प्रति वस्तु विक्रय मूल्य है। तो टोटल हम निकाल सकते हैं कि विक्रय मूल्य कितना था। तो 18 वस्तु थी और प्रति वस्तु कितने में बेची गई, 15 रुपए में बेची गई।
तो टोटल क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस कितना आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है 270 रुपये आ जाता है। इसका मतलब सभी वस्तु कितने में बेची जाती हैं, 270 रुपये में बेची जाती हैं। आगे कहता है लेकिन 12 वस्तुएं जो खरीदी गई हैं, तो 12 वस्तुएं जो खरीदी गई हैं, प्रति वस्तु कितनी खरीदी गई है, 16 रुपये प्रति वस्तु खरीदी गई है। तो बताइएगा, तो 12 वस्तु का क्या निकाल लेते हैं हम, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कितने रुपए आएगा 12 वस्तु का क्रय मूल्य, 12 गुणा 16 हो जाता है। अब जब हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, 192 रुपये आता है। इसका मतलब 12 वस्तु को कितने में खरीदा गया, 192 रुपये में खरीदा गया। लेकिन उसमें एक शब्द कहा गया है, कोई भी लाभ और हानि नहीं हुई है। इसका मतलब जब कोई लाभ और हानि नहीं होती है तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाता है किसके, कॉस्ट प्राइस के। इसका मतलब जितने में वस्तु को बेचा गया है उतने में वस्तु को खरीदा गया था। तो बेचा कितने में गया है, 270 रुपए में, और बेचा कितने में गया है, 192 रुपए में। कितनी वस्तुएं, 12 वस्तुएं। तो अभी वस्तु कितनी बची हैं, तो आप कहेंगे 6 वस्तुएं बची हैं। लेकिन 6 वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, सॉरी खरीदा गया होगा। तो यहाँ पर कितने में बेचा गया था, 270। अब 270 में से हम कितना घटा दें, 192 घटा दें, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 78 रुपये बचेगा। इसका मतलब 78 रुपए में 6 वस्तु खरीदी गई थी। तो एक वस्तु कितने में खरीदी गई थी, एक वस्तु का रेट निकाल लेंगे हम, तो एक वस्तु का कितने रुपए आएगा, 13 रुपए आएगा। और यही हमसे पूछा गया था, हमसे पूछा गया था शेष वस्तु में से प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करिए, तो कितने रुपए हो जाता है, 13 रुपए इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुछ वस्तुओं को उसके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया था। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया और दूसरे को अंकित मूल्य पर 10% की हानि को लेकर बेचा गया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेगा। तो अब एक बात बताइएगा, कुछ वस्तुएं क्या करी उसने, खरीदी है। इसका मतलब कुछ वस्तु का क्या था, क्रय मूल्य था। तो हम मान लेते हैं वस्तु सारी एक सी है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाता है, 100 रुपये हो जाता है। लेकिन उसकी एमआरपी जो निश्चित की जाती है, एमआरपी का मतलब अंकित मूल्य, कितने रुपए ज्यादा अंकित किया जाता है, 25 रुपए, 25% ज्यादा अंकित किया जाता है। तो 100 का 25% कितना होगा, 25 रुपए ज्यादा अंकित किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, 125 रुपए होगा। अब उसने कहा एक वस्तु को तो 20% के लाभ पर बेचा जाता है, किसके, अंकित मूल्य के। तो अब यदि मैं आपसे कहूं कि एक वस्तु को तो इसके 25% के लाभ पर बेचा जाता है, तो बताइएगा, तो पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 125 पर कितने का लाभ हुआ है, 20% का। तो 100 से 20% का लाभ हुआ तो 120 में बिका होगा। तो देखिएगा 25 से काट दीजिए, 25 पंजे 125 होता है, 25 चौका 100 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 30। इसका मतलब पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 150 रुपये होना चाहिए। पहली वस्तु कितने में बेची जाती है, 150 रुपये में बेची जाती है। लेकिन उसने आगे कहा दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि पर लेकर बेचा जाता है। इसका मतलब दूसरी वस्तु पर हानि होती है अंकित मूल्य के 10% के बराबर। तो अंकित मूल्य कितना था, तो यहाँ पर 125 था। 125 पर 100 के अनुसार क्या होती है, हानि होती है कितने परसेंट की, 10 की। तो कितने में बेचा जाता है, 90 में बेचा जाता है। तो ये दूसरी वस्तु का क्या आ जाता है, विक्रय मूल्य आ जाता है। 25 से डिवाइड करिएगा तो 25 पंजे 125 होता है, 25 चौका 100 हो जाता है। ऊपर कितनी वैल्यू आ जाती है, तो हम कह सकते हैं 450 और डिवाइड बाई 4 से। जैसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 112.5 आएगा। अब बताओ पहली वस्तु कितने में बेची गई है, 150 में, और दूसरी कितने में बेची गई है, 112.5 रुपए में बेची गई है। तो अब बताओ दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो चुका है, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। पहली वस्तु कितने की बेची गई है, 150 की, और दूसरी कितनी है, 112.5 रुपए की बेची गई है। तो यहाँ पर हम जब टोटल जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 262.5 रुपए की दोनों वस्तु बेची गई है। लेकिन दोनों वस्तु खरीदी कितने की गई है, पहली वस्तु भी कितने की खरीदी गई, 100 की, तो दूसरी भी कितने की खरीदी गई हो, 100 की। तो 100 और 100 कितना हो जाता है, टोटल दोनों वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाता है, 200 रुपये हो जाता है।
अब 200 के अनुसार उसे बेचा कितने में गया है, तो आप कहेंगे 262.5 रुपए में बेचा गया है। तो आप बताओ लाभ कितना है, साफ साफ दिखाई देता है। तो यहाँ पर लाभ जो हो जाता है 62.5 रुपए का क्या होता है, उससे लाभ होता है। और लाभ हो या हानि हो किस पर होता है, सीपी पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपए है। अब देखिएगा परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किससे करते हैं, हम 100 से गुणा करते हैं। दो जीरो से दो जीरो कट जाते हैं, दो से इसको हम प्रॉपर डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 31.25, और यही हमारा सही आंसर हो जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। 31.25%। पिछली बार यूपीपी में आया था, तो ध्यान रखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपए देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो बताइए कितने रुपए में खरीदा गया था, 600 रुपए में। सिलाई इसमें कितनी जाती है, 40 रुपए की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं टोटल कितने रुपए का कपड़ा पड़ा है हमारे पास, 640 रुपए का कपड़ा पड़ा है। उसे कितना लाभ कमाना है, उसे 12.5% का उसे लाभ कमाना है। आप जानते हैं लाभ सदा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य का मतलब सीपी पर होता है। तो इसका रेशियो लिख सकते हैं, देखिएगा 12.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8। यदि खरीदा कितने का हो, 8 का हो, तो उस पर लाभ कितने का होना चाहिए, 1 का लाभ होना चाहिए। इसका मतलब 8 की वस्तु कितने में बिकनी चाहिए, 9 में बिकनी चाहिए। तो ये क्या है, उस कपड़े का क्रय मूल्य है, और ये क्या है, उस कपड़े का विक्रय मूल्य है। अब बताइए मेरे अनुसार 8 है, सवाल में कितने के बराबर है, 8 बराबर 640 रुपए के। जैसे हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है, 80 आ जाती है। एक का मान कितने के बराबर है, 80 के। तो हम 9 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमसे विक्रय मूल्य पूछा है। तो 9 गुणा 80 हो जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाती है, 720 रुपये हो जाती है। इसका मतलब उस कपड़े का विक्रय मूल्य कितना होगा, 720 रुपये होगा। तभी उसे 12.5% का उसे लाभ होगा, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई, दुकानदार इसके अंकित देखिए कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है, फिर भी उसे 10% का लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करेगा। तो खरीदी कितने की गई है, तो आप जानते हैं खरीदी गई है 2500 रुपए की। अब उसे लाभ होता है, तो आप जानते हैं लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। उसे लाभ कितने का होता है, 10% का उसे लाभ होता है। तो बताइए लाभ किस पर होगा, 2500 रुपए पर 10% लाभ होगा। तो 2500 का 10% लाभ कितना होता है, 250 रुपए होता है। कितना होगा, 250 रुपए का लाभ हुआ है। तो इसका मतलब लाभ हुआ है तो वस्तु बिकी होगी। तो वस्तु कितने की बिकी होगी, तो 250 रुपए हम जोड़ देते हैं, तो हम कह सकते हैं कितने रुपए की बिकी होगी, 2750 रुपए की वस्तु बिकी होगी। और बिकी कब होगी, जब उसको एमआरपी पर छूट प्राप्त हुई होगी। तो एमआरपी पर छूट कितनी प्राप्त हुई है, तो 12% की तो छूट प्राप्त हुई है। तो बस एमआरपी हम निकाल सकते हैं। तो एक लाइन का सवाल बन जाता है। तो एमआरपी हम मान लें एक्स रुपए था, तो एक्स रुपए पर कितना छोड़ दिया गया, 12% छोड़ दिया गया। तो कितना परसेंट लिया गया, 88% लिया गया। तो जैसे ही एमआरपी पे छूट दी जाती है, तो वह क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस बन जाता है। और इस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना था, 2750 रुपए था। अब देखिएगा यहाँ पर परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाता है, 88/100, और बराबर कितने के हो जाता है, 2750 के। 4 से डिवाइड करिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 22, और यहाँ आ जाता है 25 आ जाता है। फिर 11 से डिवाइड हो जाता है, 11 दूनी 22 होता है। और जब 11 से इधर डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है, 11 दूनी 22 हो जाता है, और 11 पंजे 55, और जीरो आ जाता है। फिर 2 से डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है, 125 आ जाती है। तो हमारे पास x का मान कितना हो जाता है, 125 गुणा 25 हो जाता है। अब यदि इसको हम किससे गुणा करें, 25 से गुणा करें, 25 पंजे कितना होता है, 125 होता है। तो इसकी गुणा जो प्रॉपर आएगी वो 3100 कितना आ जाता है, 25 हो जाता है। और ये इसका सही आंसर हो जाता है। इसका मतलब वस्तु का अंकित मूल्य कितने रुपए था, एमआरपी जो था वह कितने रुपए था,
3125 रुपए था। यही इसका प्रॉपर आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक खुदरा विक्रेता 10 रुपए की दर से 7 वस्तु, इसका मतलब क्या है, 10 रुपए में 7 वस्तु, ये दर है, दर का मतलब रेट है। फिर आगे कहता है 11 रुपए में 9 वस्तु, ये दर है, ये बात ध्यान रखिए, रेट है। इसका मतलब इस रेट से वह एक वस्तु को खरीद सकता है। ये भी वस्तु का क्या है, रेट है। आगे कहता है 15 रुपए में 14 वस्तु की दर से इन्हें खरीदता है। तब एक बात बताइएगा, यदि मैं आपसे कहूं एक वस्तु कितने रुपए की है, 10 रुपए की, तो 7 वस्तु कितने की होनी चाहिए, 70 रुपए की होनी चाहिए। इसी प्रकार से ये बताइएगा, एक वस्तु कितने की, 11 रुपए की, तो 9 वस्तु कितने की होनी चाहिए, 99 रुपए की होनी चाहिए। इसी प्रकार से आप बताइएगा 14 वस्तु हैं, एक वस्तु कितने की है, 15 रुपए की है, तो इसकी गुणा कर लेते हैं, 15 चौका 60 हो जाता है, और 15 का ना 15, और यहाँ कितना हो जाता है 6, 210 रुपए की। तो अब बताओ टोटल वस्तु कितनी हो चुकी है, तो यहाँ पर जो हो चुकी है 30 वस्तु हो चुकी हैं। तो 30 वस्तुओं को कितने में खरीदा गया है, टोटल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, 9 आता है, और यहाँ पर 9 और एक 10, और 10 और 7 17 हो जाता है, और यहाँ 3 हो जाता है। इसका मतलब टोटल वस्तुओं कितने में खरीदा गया, 379 में खरीदा गया। आगे कहता है प्रति वस्तु विक्रय मूल्य ज्ञात करिए यदि लाभ औसत लागत का 20% के माना जाता है। इसका मतलब ये लाभ जो हुआ है वह किस पर हुआ होगा, टोटल क्रय मूल्य पर हुआ होगा। तो सभी वस्तुओं को कितने में खरीदा गया है, 379 में खरीदा गया। अब उस पर लाभ कितना कमाना चाहता है, 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो आप जानते हैं लाभ जो होता है वह किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो यहाँ कितना है 20%, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु है तो कितने में बिकनी चाहिए, 6 में बिकनी चाहिए, तभी 20% का लाभ होगा। तो यह क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, और यह है वस्तु का विक्रय मूल्य। तो मेरे हिसाब से 5 है, और 5 की वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं 5 बराबर 379 के। और जैसे ही 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, 5 सत्ते 35 होता है, बचा कितना है 2, 5 पंजे 25 हो जाता है, और 5 अट्ठे 40 हो जाता है। एक की वैल्यू कितने के बराबर है, 75.8 के है। तो हम 6 की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे ही हम 6 की वैल्यू निकालते हैं, 75 गुणा 8 गुणा 6, 8 छंग 48 होता है, अब 5 छंग 30, और 30 और 4 कितना हो जाता है, 34 हो जाता है। अब 6 सत्ते 42, अब 42 में हम कितना जोड़ें, 3, तो ये 45 हो जाता है। इसका मतलब सारी वस्तु को कितने में बेचा गया है, 454.8 में बेचा गया। और सारी वस्तु कितनी थी, 30 वस्तु थी। लेकिन आपसे पूछा है औसत लागत मूल्य ज्ञात करिएगा। इसका मतलब एक वस्तु कितने में बेची गई है, प्रति वस्तु विक्रय मूल्य, तो टोटल कितनी है 454.8, और डिवाइड बाई किससे कर दीजिएगा, क्योंकि 30 वस्तु खरीदी है तो 30 ही वस्तु बेची गई होंगी। जैसे हम देखिएगा 30 से डिवाइड करते हैं तो पहले 3 से डिवाइड कर लो प्रॉपर, 3 ही गना 3 होता है, 3 पंजे 15 होता है, 3 ही गना 3, और 3 छंग 18 होता है। डिवाइड बाई किससे, 10 से। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। इसका मतलब प्रति वस्तु कितने में बेचा जाता है, 15.16 रुपए प्रति वस्तु बेचा जाएगा। तो औसत जो लाभ होगा वह कितना होगा, 20% का लाभ हो जाता है, और यही इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो कुर्सियां और एक मेज 170 रुपए में खरीदी जा सकती हैं। तो दो कुर्सियां, तो दो क्या है, चेयर है, और एक टेबल है, उनको कितने में खरीदा जा सकता है, 170 रुपए में खरीदा जा सकता है। आगे कहता है 5 चेयर और 4 टेबल कितने में खरीदी जा सकती हैं, 530 में खरीदी जा सकती हैं। तो यह भी क्रय मूल्य है, और ऊपर भी क्या है, क्रय मूल्य है। आप जानते हैं एक का कंपोनेंट बराबर कर लो तो यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर 4 बना लो, तो टेबल से टेबल घटाने पर कट जाती है, तो 4 से हम गुणा कर लेते हैं। इसमें प्रॉपर 4 से गुणा करते हैं तो यहाँ कितना आ जाता है,
8 चेयर प्लस 4 टेबल की कीमत कितनी हो जाती है? तो आप कहेंगे 680 रुपये हो जाती है। और नीचे क्या था? 5 चेयर प्लस 4 टेबल की कीमत कितनी थी? 530 थी। अब दोनों को घटाएंगे तो घटाने पर देखिए ये पोर्शन कट जाता है तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3 चेयर। और घटाते हैं तो यहाँ पर कितना आता है? 0, 5 और 1 हो जाता है। और 3 से डिवाइड करेंगे तो एक चेयर की कीमत कितनी होगी? 50 रुपये होगी। और यही हमसे पूछा गया था। तो हमसे क्या पूछा गया था? एक कुर्सी की लागत मूल्य ज्ञात करिएगा। तो कितने रुपए हो जाता है? 50 रुपए इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई और उस पर 50 रुपए की मरम्मत के रूप में खर्च किए गए और इसके अंकित मूल्य पर 20% का लाभ पर बेचा जाना चाहिए जो कि लागत मूल्य का 10% है। तो आवश्यक विक्रय मूल्य ज्ञात करिएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, गलत हो जाएगा ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा तो। अब बताइएगा वस्तु कितने में खरीदी गई थी? तो उसने कहा 300 रुपए में तो खरीदी गई थी और प्लस 50 रुपए उस पर मरम्मत हुए। तो हम ये कह सकते हैं टोटल जो कितने में खरीदी गई है? 350 रुपए में खरीदी गई। अब एक बात बताइएगा, उसने कहा है क्रय मूल्य से 10% अधिक क्या रखा जाता है? इसका एमआरपी रखा जाता है। या ये कह सकता है कि 350 का 10% ज्यादा अंकित किया जाता है। तो बताइए एमआरपी निकालेंगे 350 का 10% कितना होता है? 35 होता है। तो इसका मतलब जैसे इसमें 35 जोड़ते हैं 350 में हम कितना जोड़ लें? 35 जोड़ लें तो कितना हो जाता है? यहाँ पर 385 रुपये हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? इसका अंकित मूल्य हो जाता है। अब उसने कहा अंकित मूल्य का 20% पर लाभ पर बेचा जाता है। तो हम कह सकते हैं जो अंकित मूल्य पर 20% के लाभ पर बेचा जाएगा तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 385 का 20% लाभ कमाता है तो 100 से 20% के लाभ पर कम बेचा जाता है तो 120 में बेचा जाता होगा। 0 से 0 कट जाता है। हम गुणा कर लेते हैं। या देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 6 आएगा और यहाँ कितना आ जाता है? 5 आ जाता है। 5 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? 5 सत्ते 35 होता है। बचा कितना है? तो आप कहेंगे यहाँ पर 3 बच जाता है। फिर 5 सत्ते 35 और गुणा 6 हो जाता है। और जैसे हम इसकी गुणा करते हैं तो कितना आता है? 462 रुपये आ जाता है। इसका मतलब वस्तु को कितने में बेचा गया है? 462 में बेचा गया है। और आपसे यही पूछा है आवश्यक विक्रय मूल्य ज्ञात करें और यही इसका सही आंसर हो जाता है। सावधानी पूर्वक करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, गलत हो जाएगा ना तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वस्तु को 434 रुपए में बेचकर रमेश 24% का लाभ कमाता है। तो अब एक बात बताइएगा बेचा कितने में? पहले वस्तु को खरीदा जाता है फिर उसको बेचा जाता है, लेकिन यहाँ बेचा कितने में गया है? 434 रुपए में बेचा गया है और उससे लाभ कितने का हुआ है? 24% का लाभ हुआ है। और आप ये जानते हैं लाभ सदा किस पर होता है? वस्तु के क्रय मूल्य पर होता है, सीपी पर होता है। तो जैसे ही हम परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आएगा? 24/100 हो जाता है। 4 से डिवाइड करिएगा, 4 से जैसे डिवाइड करेंगे ऊपर क्या आएगा? 6 आएगा और नीचे क्या आ जाता है? 25 आ जाता है। इसका मतलब 25 रुपए की वस्तु थी तो 6 के लाभ में बेची जाती है। तो 6 का लाभ होगा तो कितने में बेची जाती है? 31 में बेची जाती है। तो मेरे अनुसार 31 है, सवाल में कितनी है? 434 है। तो 434 को किससे डिवाइड कर लीजिएगा? 31 से डिवाइड करिए तो एक बार जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 31 आएगा। तो यहाँ पर बचता कितना है? 2। यहाँ एक बचता है, यहाँ 4 बचता है। तो हम ये कह सकते हैं कितनी बार जाएगा? 14 बार। इसको हम इससे प्रॉपर कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं? 14 बार डिवाइड कर सकते हैं। तो बताइएगा ए की वैल्यू कितनी है? 14 है। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है तो 25 गुणा कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। 25 चौका 100, 10 कैरी और 25 ही का ना, 25 और 10 35 हो जाता है। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 350 रुपये था और यही वस्तु का क्रय मूल्य हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 693 बेचकर स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त होता है तो स्मृति ने इसे कितने रुपए में खरीदा था?
तो बताइएगा, किसी वस्तु को उसने बेचा है, मगर पहले उसको खरीदा जाता है, फिर उसको बेचा जाता है, और बेचा कितने में है? 693 रुपए में बेचा है। और फिर उसे क्या होता है? उसे लाभ होता है 26% का। कितने परसेंट का लाभ होता है? 26% का उसे लाभ होता है। और लाभ सदा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। परसेंटेज हटाएंगे, ये कितना आएगा? 26/100 हो जाता है। 2 से डिवाइड करिए, ऊपर 13 आएगा और नीचे कितना आ जाता है? 50 आ जाता है। इसका मतलब वस्तु को कितने में खरीदा गया है? 50 में। तो बेचा कितने में गया है? 63 में। जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं इससे, एक की वैल्यू कितने के बराबर आती है? 11 के बराबर आती है। एक का मान 11 के बराबर है, तो 50 का मान कितना होगा? 50 गुणा 11 के। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है? 550 हो जाती है। और यही हमारा सही आंसर हो जाता है। यही पूछा गया था हमसे, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी खिलौने को 13% की हानि और 11% के लाभ का विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 108 रुपए है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात करिएगा। आप जानते हैं, पहले खिलौने को खरीदा जाता है, यदि उस कीमत से ऊपर बेचा जाता है तो क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। लेकिन उस कीमत से नीचे बेचा जाता है तो क्या हो जाती है? उसे हानि हो जाती है। लेकिन वस्तु यहां पर भी बिक चुकी होगी, और यहाँ पर वस्तु बिक चुकी होगी। एक पर लाभ होता है और एक पर हानि होती है। तो उसने कहा है, कितने के परसेंट के लाभ पर बेचना चाहता है? 11% के लाभ पर बेचना चाहता है। लेकिन उसे होता क्या है? 13% की हानि होती है। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर भी वस्तु बिक चुकी है और यहाँ पर भी वस्तु बिक चुकी है। यह हानि और ये लाभ है। तो दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर कितना है हमारे अनुसार? तो आप कहेंगे 24% का। और क्रय मूल्य का परसेंटेज सदा कितना होता है? 100% होता है। इसका मतलब जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई वह कितने परसेंट के बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। 24% बराबर कितने के है? सवाल में कितना दिया है? 108 के। तो हम देखिए, इसे 6 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ 6 चौक 24 होगा, और यहाँ कितना आ जाता है? 6 का ना 6 होता है, और 6 अट्ठे 48 हो जाता है। तो 18% बराबर कितने के? सॉरी, 4% बराबर 18 के। यदि हम 100% की वैल्यू निकाल लें तो क्रय मूल्य आ जाता है। तो हम इधर भी गुणा किससे कर लें? 25 से। और इधर भी गुणा किससे कर लें? 25 से गुणा कर लें। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाती है? 100%। और यहाँ कितनी हो जाती है? 18 पंजे 90 हो जाता है। 18 दूनी 36, और 36 में 9 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 450 क्या हो जाता है? उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाता है। लेकिन आपसे क्रय मूल्य नहीं पूछा है, आपसे पूछा है यदि प्राप्त लाभ 12% हो, तो आप बताइएगा 4% के बराबर कितने के था? 18 के। यदि 12% निकालना है तो 3 से गुणा इधर करिएगा, 3 से गुणा इधर करिएगा। तो 3 चौक 12, 18 तिया 54। इसका मतलब कितना और जुड़ जाएगा? 54 और जुड़ जाता है। यदि 12% के लाभ पर उसे बेचना चाहता है तो 12% का मान निकाल लीजिएगा। जैसे हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 504 रुपये हो जाता है। यदि वस्तु को 504 में बेचा जाएगा तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? 12% का उसे लाभ होगा। और यही हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कप का एक सेट जब 720 की कीमत पर बेचा गया तो उसे 20% का नुकसान हुआ। लेकिन आप जानते हैं, पहले कप खरीदा गया होगा, फिर उसे बेचा गया होगा, और फिर उसे लाभ या हानि हुई होगी। लेकिन उस कीमत से ऊपर गया है तो उसे लाभ होगा, और उस कीमत से नीचे गया है तो उससे हानि होगी। तो बताइएगा, उसने 720 में बेचा है, तो उसे जब बेचा गया है, लेकिन उसे क्या होती है? उसे हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है? 20% की उसे हानि होती है। अब उसने कहा उसे 5% का लाभ कमाना है, तो उसे कितनी कीमत पर बेचना चाहिए? आप जानते हैं, क्रय मूल्य का परसेंटेज कितना होता है? 100 होता है। 100 से वह कितने ऊपर जाना चाहता है? 5। इसका मतलब कितने में बिकना चाहता है? 105% में। तो यहाँ वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 105। लेकिन यहाँ वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 80%। तो अब बताइए, आपको ये वाली कीमत निकालनी है। ऊपर क्या आएगा? 105%। इसका मतलब इसकी कीमत दे रखी है आपको 80%, और 80% की वैल्यू कितनी दे रही है आपको? 720। आप कहेंगे ये क्या निकला है? ये विक्रय मूल्य निकला है। और ये विक्रय मूल्य किस अनुसार निकला है? जिस पर 5% का उसे लाभ हो सके। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, 0 से 0 कट जाता है। इसको हम इससे डिवाइड करें, कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो 9 पंजे 45 हो जाता है।
और 9 का 9 हो जाता है। इसका मतलब कितने में बेचा गया है? 945 रुपए में उसे बेचा गया है, तभी उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? 5% का उसे लाभ होगा। यही इसका आंसर हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मास्क को 308 रुपए में बेचने पर इरिन को 12% की हानि हुई, किस विक्रय मूल्य पर उसे 10% का लाभ हुआ होगा? तो बताइए, पहले मास्क खरीदा गया होगा, यदि इस कीमत से नीचे बेचा गया है तो उसे हानि हुई है, तो उसे कितने परसेंट की हानि हुई? 12% की हानि हुई। तो किस कीमत पर बेचा गया है उसे? 308 रुपए का, तब जाकर उसे 12% की हानि हुई है। लेकिन उसने पूछा उस मास्क को 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? तो बताइएगा, वस्तु पहले खरीदी गई और खरीदने का परसेंट कितना होता है? 100%। इस 100% के अनुसार से 10% का लाभ कब होगा? जब वह कितने में बिकना चाहिए? 110% में। और वह कितने नीचे जा चुका है? 12%। तो यहाँ पर कितने परसेंट में बिका होगा? 88%, 100 के अनुसार। तो बताओ, आपको यह रेट निकालना है तो 110 ऊपर आएगा और नीचे कितना आएगा? 88 आएगा, क्योंकि 88 की आपको कीमत दे रखी है कितने रुपए? 308 रुपए दे रखी है। तो ये क्या निकल चुका है? वस्तु का सेलिंग प्राइस निकल चुका है, जिस पर उसे 10% का लाभ हुआ। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, 11 से डिवाइड करिएगा तो ऊपर कितना आएगा? 10 आएगा, नीचे 8 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करिए तो 5 आएगा, नीचे 4 आ जाएगा। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 77 बार। तो हम कह सकते हैं 77 गुणा 5 कितना होता है? 385 होता है। इसका मतलब यदि वस्तु को 385 में बेचा जाएगा तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? 10% का उसे लाभ होगा। ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सुबिक को 198 में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई, 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए? तो अब बताइएगा, कितने परसेंट की हानि हो चुकी है? 12% की। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100%। 100 से वह कितने नीचे जा चुकी है? 12%, तभी उसे हानि हुई होगी। लेकिन वह कितना लाभ कमाना चाहता है? 8% का लाभ कमाना चाहता है। तो अब एक बात बताओ, इसका रेट कितना दे रखा है? 198। तो अब बताओ, हमें कितना मान निकालना है? इसको हम विक्रय मूल्य क्या कहेंगे? इसका 108 कहेंगे। इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 88 होगा। तो हमें पहले इसका रेट निकालना है। तो यहाँ कितना आएगा? 108 बटे कितना हो जाता है? 88। और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी है? 198। तो ये क्या निकल चुका है? सेलिंग प्राइस निकल चुका है। और जिस पर कितने का लाभ है? तो आप कहेंगे 8% का लाभ है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 से। तो जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या आएगा? 22 आएगा। और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 होता है, 4 सत्ते 28 हो जाता है। अब इससे हम प्रॉपर इसको कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं? 9 बार डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा विक्रय मूल्य? 9 सत्ते 63 होता है। तो यहाँ 3 आएगा। अब 9 दूनी 18, 18 में हम कितना जोड़ते हैं? तो 6 जोड़ते हैं, तो कितना हो जाता है? 24 हो जाता है। इसका मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर? 243 है। और यहाँ विक्रय मूल्य कितना था? 298। तो कितना अंतर है? तो आप कह सकते हैं 45 का अंतर है। तो यही इसका आंसर हो जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 45 का अंतर होना चाहिए। अभी तो क्योंकि इस 198 से कितना बढ़े जा, ताकि वह कितने में बिके? 243 में। तो कितना बढ़ना चाहिए? 45। और इसका आंसर सही यही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर कितना है? 768 है। तो बताइएगा, लाभ या हानि किस पर होता है? सीपी पर होता है। तो 15% लाभ हुआ, इसका मतलब इस कीमत से 15% ऊपर बिका होगा तभी लाभ हुआ होगा। लेकिन इस कीमत से कितने पर नीचे बिका है? 9% नीचे बिका है, तभी हानि हुई है। और आप जानते हैं क्रय मूल्य का परसेंटेज कितना होता है? 100 होता है। तो दोनों का अंतर करें, यह भी विक्रय मूल्य है और यह भी वस्तु का विक्रय मूल्य है, क्योंकि यहाँ हानि हुई है, यहाँ लाभ हुआ है। तो हम कह सकते हैं 24% बराबर कितने के? 768 के। तो अब तुमसे क्या पूछा है? वस्तु का लागत मूल्य पूछा है। तो अब बताइए, 24 से ही काट लेते हैं। 24 दिया कितना होता है? 72 होता है। तो बचा कितना है? 4। 24 दूनी 48 होता है। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर है? 32 के। तो 100% की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर कितना हो जाता है? 3200 हो जाता है। यही वस्तु का लागत मूल्य हो जाता है और ये हमसे पूछा गया था। तो आंसर कितना हो जाता है? 3200 इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर
928 है, जहां पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो अब एक बात बताइए, पहला वस्तु को खरीदा जाता है, यदि इस कीमत से वस्तु ज्यादा में बिकी है तो उसे लाभ होता है। तो लाभ कितना है, इसे 23% का लाभ है। यदि इस कीमत से वस्तु नीचे बिकी है तो उसे हानि होती है। तो हानि कितने परसेंट है, 9% है। तो बताइए, यहाँ पर भी वस्तु बिक चुकी है और यहाँ पर भी वस्तु बिक चुकी है, लेकिन क्रय मूल्य का परसेंटेज कितना होता है, 100%। हम ये कह सकते हैं इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो हमारे हिसाब से कितना है, 32%। लेकिन सवाल में कितने के बराबर दिया है, 928 के। तो 32% बराबर कितने के, 928 के। तो 32 से भाग करिए किसको, 928 को। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। अब बताइए 12 में से तो 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ पर वैल्यू कितनी बचती है, तो यहाँ पर जो वैल्यू बचती है 2 बचती है, और यहाँ 8। तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 9 बार। इसका मतलब 1% की वैल्यू कितने के बराबर है, 29 के बराबर है। 1% किसके बराबर, 29 के बराबर। यदि हम ऐसे 100% की वैल्यू निकालते हैं तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 2900। और 100% क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य है, यही इसका सही आंसर हो जाता है। यही हमसे पूछा गया था। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।